तैयार हो जाइए क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा खान खनिज अधिनियम में संशोधन का जो बिल लाया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को बहुत पहले ही लाना चाहिए था। ऐसी स्थिति होते हुए भी मैं इस सरकार से यह कहूँगा कि इन्होंने जानबूझकर इस बिल को विलंब से राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया है। हमारे देश में जितना भी कोयला का भंडार है जिसको आज तक पहचाना गया है वह करीब करीब 269 बिलियन टन है। यह जो कोयले का भंडार है यह पूरे देश की 120 करोड़ की आबादी की प्रॉपर्टी है। देश में जितनी भी खनिज संपदा है यह किसी उद्योगपति की संपदा नहीं बन सकती, लेकिन आज तक इस सरकार ने जिन ब्लॉकों को चिन्हित किया था उनमें से अधिक ब्लॉक इन्होंने निजी क्षेत्र को कैप्टिव ब्लॉक के रूप में आवंटित कर दिए हैं। और जब इन्होंने सारे ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं उसके बाद यह बिल लोकसभा में आया है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि देश में इसके पूर्व भी कोयले का खनन होता था, लेकिन 1971 1973 में पहले तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने यह कदम उठाया था। जितनी भी कोयले की खानें थीं इन खानों को निजी क्षेत्र से सरकार के हक में लेने का समर्थनीय एक कदम उठाया था जिसका सभी दलों ने स्वागत किया था। लेकिन इसी बीच 1996 में इसी सरकार ने जो इंदिरा जी पर विश्वास रखती है इन्हीं लोगों ने निजी क्षेत्रों को ये ब्लॉक देने की जो पॉलिसी बनाई है इसमें देश की इस अमूल्य संपदा की लूट हुई है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि यह देश की इतनी अमूल्य संपदा है कि जिसका अगर मूल्यांकन किया जाए, मैंने एक एक्सपर्ट कंपनी के साथ जितनी अभी कैप्टिव ब्लॉक्स बांटे गए हैं उनकी कीमत निकालने का प्रयास किया तो देश में 49 बिलियन टन से ज़्यादा के ब्लॉक आज तक निजी क्षेत्र में और राज्य औद्योगिक क्षेत्र में बांटे गए। इनमें करीब करीब 26 बिलियन टन कोयला निजी क्षेत्र को दिया गया है। इसकी जब हमने कीमत निकाली तो 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत होती है। मैं लोकसभा में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इतनी कीमती हमारी खनिज संपदा को
इस तरीके से बांटा गया है जिसे हम बंदरबांट कहेंगे। 120 करोड़ की जनता की संपत्ति को इन्होंने 120 लोगों में बांटा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि इतनी कीमती हमारी खनिज संपदा जो कोयला है, इसको इस तरीके से बांटने की जरूरत क्या थी। देश में इंदिरा जी ने कोयला क्षेत्र का जब राष्ट्रीयकरण किया था तो यह दृष्टिकोण सामने रखा था कि देश में इस संपदा के माध्यम से रोजगार निर्माण हो और जितने भी पावर प्लांट हैं किसी भी क्षेत्र के लिए उचित दाम पर कोयला प्राप्त हो। लेकिन इस सब की अवहेलना हुई है, इसका उल्लंघन हुआ है और देश में करीब 218 ब्लॉक्स इन्होंने बांट दिए हैं। अब इनके हाथ में कोई ऐसे ब्लॉक्स नहीं हैं कि उनको नीलाम कर सकें। अभी मैं जिस स्टैंडिंग कमेटी कोल एंड स्टील में हूं, उसमें मेरे सामने कोल इंडिया के अधिकारी यह कहते हैं कि कैप्टिव ब्लॉक्स अब निजी क्षेत्र को ना दिए जाएं, हमें इसकी जरूरत है। इसके बावजूद यह प्रक्रिया रुकी नहीं है। 138 ब्लॉक्स और चिन्हित किए गए हैं जिनको नीलाम करने का यह प्रयास कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का अगर कहीं जवाब है तो वह इस देश की खनिज संपदा और कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का तो हाल बेहाल हो गया है, लेकिन खनिज संपदा के आधार पर इस देश के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। यह मेरा दावा है और इसके सिवाय हमारे पास रोजगार देने का और कोई माध्यम नहीं है। कोयला ही नहीं है, आयरन है, बॉक्साइट है और भी अनेक संपदाएं हैं। इन सभी चीज़ों के लिए जिसने भी एप्लीकेशन दिया उसे निजी क्षेत्र की कंपनी को बांटते समय यह आगे पीछे नहीं देखते हैं, ये इसके बदले क्या लेते हैं। जिस कोयले का दाम 2000 रुपये प्रति टन है, उसके लिए 45 रुपये से 180 रुपये तक रॉयल्टी के रूप में लिए जाते हैं। इतनी कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। कोयले को ये मुफ्त में बांटते हैं। इसको आज तक नीलाम नहीं किया गया। इतने सारे ब्लॉक बांटने के बाद सरकार को अब होश आया है और अब इसे नीलाम करने जा रही है। मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन सरकार ने जो अपराध किया है, इतनी सारी संपदा को लोगों में बांटकर जो गुनाह किया है, इसके लिए मंत्री जी यहाँ जवाब दें। यूं तो इस देश में अगर हम कोयले के ब्लॉक कोल इंडिया को ही देते, उन्हीं के लिए निश्चित कर देते, तो शायद हम इससे रोजगार बढ़ाते। आज अवस्था यह है कि
जहां कोल इंडिया में 10 साल पहले 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम किया करते थे, वहीं इस समय आज वहां 3,96,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा और ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ होगा। बस अगला डिक्टेशन आखिरी है और कोर्ट का है, जो कि 5 मिनट की अवधि का है और स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं। 1 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें आपको नए मिले होंगे, हो सकता है आपके लिए वो नए हों, मेरे लिए इजी थे क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं आपकी प्रणाली से नहीं हूँ और हो सकता है आपका वो शब्दकोश ना हो, तो मैंने इसलिए उनको नहीं दिया अपने हिसाब से। तो अगर टफ लगती हैं तो आप उन्हें नोट करके अपने एक डायरी बना सकते हैं, उसमें नोट करके रख सकते हैं और फ्यूचर में अपने वर्ड्स का कलेक्शन तैयार कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। चलिए, रिलैक्स हो गया होगा, 5 मिनट और मेहनत कीजिए, लिखिए। इसके शब्द हमने बता दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ आते हैं तो प्रयास कीजिए, जब नया शब्द आए तो कोशिश कीजिए कि बनाएं, अगर नहीं बनता है तो पहला अक्षर बना के छोड़ दें, उसके चक्कर में बाकी शब्दों को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। ठीक 10 सेकंड बाद हम डिक्टेशन स्टार्ट कर देंगे। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी अवयस्क संतान का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता पिता को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार की साबित हो जाने पर यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी या ऐसी संतान या माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। मजिस्ट्रेट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती, और यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के पति को निर्वाह भत्ता दे यदि उसके पास जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भाग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने से उद्ग्रहित करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के ना चुकाए गए या उसके किसी एक भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाए तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। परंतु किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी ना किया जाएगा
जब तक उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख को जिसको वह राशि दे हुई है 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा न्यायालय की अनुमति पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा इस तथ्य से इनकार किया है कि उसका लड़का गली में खेल रहा था। साक्षी द्वारा इस तथ्य से भी इनकार किया है कि उसका पड़ोसी अपने कुत्ते को गली में घुमा रहा था। और साक्षी द्वारा इस तथ्य से भी इनकार किया गया कि अभियुक्त द्वारा अपने कुत्ते को उकसाकर साक्षी के बेटे की टांग में कटवा दिया गया, जिससे उसके पैर से खून निकल आया था। उक्त घटना किसी के द्वारा देखे जाने से भी साक्षी ने इनकार किया। एफआईआर प्रदर्श P1 पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन पुलिस को देने से इनकार किया। साक्षी के अनुसार वह बात पुलिस ने कैसे लिखी वह कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने तथ्य स्वीकार किया कि अभियुक्त गण के साथ उसका राजीनामा हो गया है, किंतु इस तथ्य से इनकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रही है। प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित आहत अमित को साक्ष्य देने में अक्षम पाए जाने से उसकी साक्ष्य ग्रहण करना संभव नहीं हो सका। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। थोड़ा सा जटिल था और 100 की स्पीड थी तो हो सकता है छोटा हो, पर प्रयास कीजिए दोबारा, क्योंकि आप घर पर हैं, कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है, कोई आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। दोबारा से आप लिख सकते हैं। मायूस नहीं होना है, बल्कि हैप्पी होकर के स्टेनो करना है आपको। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए डिक्टेशन कैसा है और क्या अपडेट्स हो सकते हैं। और अगर संसदीय का आप टॉपिक बदलवाना चाहते हैं तो संसदीय डिक्टेशन के लिए आप अपना बता सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, भूमि, जो भी है बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है।